जय हिंद बच्चों। हमने क्लास 10th की एक चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजी का, मतलब जीव विज्ञान का, जीवों में जनन। वहाँ पे बताए थे कि जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार की होती है। तो नॉर्मली जो जनन जो होती है वो दो प्रकार के बताए थे। एक को बोलते थे लैंगिक जनन और दूसरा को बोलते थे अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में बताए थे कि उनसे लैंगिक जनन वह जनन कहलाती है जिनसे बच्चे को जन्म देने के लिए मम्मी और पापा दोनों की भागीदारी होती है। इस जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। और बच्चे को जन्म देने के लिए पता ही नहीं चलेगा आपकी माँ है या पिता है, तो ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते थे। लैंगिक जनन में हमने स्टार्ट किया था कि कितनी भागीदारी नर की होती है, मेल की होती है, और कितनी भागीदारी फीमेल की होती है। उसमें बताए थे कि नर का जो एक विशेष अंग होती है जिनसे जनन के लिए जनन के काम करते हैं, तो उसे नर जनन अंग कहते हैं। उनमें से हम बताए थे नर जनन अंग में कि नर जनन अंग में मुख्य भाग जो होती है वह वृषण होती है। वृषण में हार्मोन निकलती है जिस हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन था। यही हार्मोन जो है बच्चों में जब बड़ा हो जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही जो होती है वो दाढ़ी मूंछ लाती है, आवाज मोटा भारी भारी कर देती है, और यही हार्मोन के माध्यम से उस वृषण में शुक्राणु की निर्माण हो रही थी। शुक्राणु का जो निर्माण हो रही थी वह वृषण में ही होती है। और जब यह शुक्राणु शरीर के बाहर निकल जाती है तो 20 मिनट तक ही जिंदा रहती है। हमारे शरीर में शुक्राणु को बनने के लिए 15 मिनट का समय लगता है। कितना ml शुक्राणु होनी चाहिए जो कि एक स्वस्थ बच्चे का निर्माण दे सकेगी उनकी माँ, तो 7 ml शुक्राणु होनी चाहिए। अब इसी शुक्राणु के पास फ्रुक्टोज पाया जाता था जिसके कारण वह शुक्राणु चलता था, एक जगह से दूसरे जगह चल जाता था। अब शुक्राणु का जो काम था, जब यह अंडाणु के पास मिल जाता था तो वह बच्चे का निर्माण हो जाती थी। आज पूरा कंप्लीट देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि फीमेल का मतलब मादा का जो जनन अंग है उसका कंप्लीट, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस से वह बच्चे को जन्म देगी, क्या क्या उनके परेशानियां झेलना पड़ेगा, और परेशानियां झेलने के बाद वह बेचारी तब बच्चे का जन्म देने में कितना दर्द सहती। आज पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो ये जो फिगर है वो मादा जनन अंग का फिगर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है। इस फिगर में ये साइड और ये साइड दोनों एक ही चीज का फिगर है, लेकिन दो है। जो ये वाला फिगर है, ये गोल वाला, इस गोल वाला का नाम है अंडाशय। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ओवरी। तो जिस प्रकार से पुरुष में दो वृषण होती है, एक जोड़ी वृषण होता था, उसी प्रकार से फीमेल में भी एक जोड़ा ओवरी अंडाशय पाया जाता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट को हिंदी एक बायां पट्टी और एक दहिना पट्टी, दो अंडाशय पाई जाती है। इस अंडाशय के सामने में जो रास्ता दिख रहा है, इस रास्ता को बोलते हैं डिंब वाहिनी। क्या बोलते हैं बच्चों? डिंब वाहिनी। इंग्लिश में बोलते हैं फाइलोपियन ट्यूब्स। फाइलोपियन ट्यूब्स। तो फिर डिंब वाहिनी को ही दूसरा नाम एक और बोला जाता था जिसका नाम है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी। अंड का मतलब अंडा और वाहिनी वाहन करना, वाहन करना मतलब ले जाना, तो यहीं से अंडे का वाहन होती है, ले जाने का काम होता है। डिंब वाहिनी भी होता है। तो क्यों होता है डिंब वाहिनी? क्योंकि अंडे को खोरठा में डिम्बा भी बोला जाता है, डिम्बा, मतलब डिम्बा लेकर आओ, तो अंडा का रास्ता है इसलिए डिंब वाहिनी। तो फिर अंडे बोलते हैं तो अंडवाहिनी, इसका नाम डिंब वाहिनी। इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसी डिंब वाहिनी के नीचे में एक जगह होती है जिस जगह को बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस। अब यूट्रस को हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय, गर्भाशय को ही इंग्लिश में क्या बोलती है बच्चों? यूट्रस। अब जितना चीज ये साइड बताएं उतना चीज ये पट्टी भी होगा। जिस तरह से ये साइड अंडाशय, उसी तरह से ये साइड भी अंडाशय। जिस तरह से ये साइड डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी, उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या होगा? डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी। बीच में जो होती है इसका नाम है गर्भाशय। यहीं पे आके बच्चे पलते हैं, इसका नाम क्या है? गर्भाशय। नीचे थोड़ा सा आइएगा तो उतना डिटेल नहीं किया, इसका नाम है सर्विक्स। सर्विक्स, सर्विक्स छोड़ो, नीचे में जो सबसे नीचे वाला भाग होती है
जिसे योनि कहा जाता है। योनि इंग्लिश में बोलते हैं वेजाइना। तो नीचे वाला भाग का नाम क्या है? वेजाइना। अब इतना चीज अगर आएगा परीक्षा में कि ड्रॉ द फिगर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि मादा जनन अंग का चित्र बनाए, तब आपको इतना फिगर बनाना पड़ेगा और फिगर बनाने के बाद इसे नामकरण भी करना है। क्या करेंगे? तो सबसे पहले एक इस तरह का निशान देंगे, उसका ऊपर में एक रास्ता बनाएंगे और साइड से 2 ठो गोल लटका देंगे। जो गोल वाला भाग है उसका नाम अंडाशय, और अंडाशय के सामने में जो रास्ता था अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, और उसके नीचे में जो जगह खाली दिख रहा था नीचे की ओर, उसका नाम गर्भाशय, और सबसे नीचे वाला भाग का नाम योनि, इंग्लिश में बोलते हैं विजाइना। सबसे पहले बताएं अंडाशय, डिंबवाहिनी, उसके बाद गर्भाशय, उसके बाद फिर योनि। क्या क्या चीज बताएं? ओवरी, फाइलोपियन ट्यूब, यूट्रस और विजाइना, ये इंग्लिश वर्ड। अब हिंदी में इसी को बोलते हैं अंडाशय, इसका नाम डिंबवाहिनी, इसका नाम गर्भाशय और नीचे वाला का नाम योनि मतलब विजाइना। क्या क्या चीज? 4 तो याद रखना है। कौन कौन? अंडाशय, फिर डिंबवाहिनी, गर्भाशय और योनि। कितना चीज? 4 चीज। कौन कौन? तो अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय, योनि। अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय, योनि। अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय, योनि। अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय, योनि। उल्टा बोलो, योनि, गर्भाशय, डिंबवाहिनी और अंडाशय। योनि, गर्भाशय, डिंबवाहिनी और अंडाशय। सीधा बोलो, अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय, योनि। अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय, योनि। योनि, गर्भाशय, डिंबवाहिनी और अंडाशय। ये 4 चीज याद रखना है। ये मादा जनन अंग का भाग है, उसका नाम है ये सब। अब ये सभी का काम क्या क्या चीज है वो देखेंगे बच्चों। यहीं पे अंडाशय में ही स्त्री का अंडाशय में ही हार्मोन का निर्माण होती है। हार्मोन बोलते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। दूसरा को बोलते हैं प्रोजोस्टेरोन, प्रोजोस्टेरोन। और तीसरा को बोलते हैं, हो गया प्रोजोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजोस्टेरोन हो गया, और तीसरा का नाम था जी, देखो 3 ही हार्मोन है, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। 3 हार्मोन निकलती है, तो बोलते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजोस्टेरोन और रिलैक्सिन। कौन कौन? एस्ट्रोजन, प्रोजोस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजोस्टेरोन और रिलैक्सिन। एक बार फिर से बोलो, जो मादा जनन अंग का नाम बताइए। कौन कौन? अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय और योनि। योनि, गर्भाशय, डिंबवाहिनी और अंडाशय। इस अंडाशय से कितने हार्मोन निकलती है? जिस तरह से पुरुष के वृषण में भी हार्मोन निकल रहा था, कितने? 1 टेस्टोस्टेरोन। उसी प्रकार से मादा जनन अंग के भी शरीर से 3 हार्मोन निकलती है, एस्ट्रोजन, प्रोजोस्टेरोन और रिलैक्सिन। कौन कौन? एस्ट्रोजन, प्रोजोस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये तीनों का क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से मादा जनन हार्मोन है। अगर ये तीनों में अगर एक भी ऑप्शन रहेगा तो उस पर टिक मार देना। क्वेश्चन अगर 1 नंबर का देगा कि किसी एक मादा जनन हार्मोन का नाम लिखें, तो ये तीनों में लिख दीजिएगा कोई भी, एस्ट्रोजन, प्रोजोस्टेरोन और रिलैक्सिन। हालांकि क्लास 10th की जो इस उसमें यही 2 ही हार्मोन का उल्लेख किया गया है, रिलैक्सिन का शायद नहीं किया गया, जैसे 12th में पढ़ना इसको, बायोलॉजी में यही दोनों को पूरा उल्लेख किया गया है। हम तीनों बताएंगे ताकि आपको आगे चल के आसानी पड़े, समझ में भी आ जाएगा। आशा नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइए, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो डिलीट करके वीडियो बनाएंगे। लेकिन याद रखना कौन कौन? अंडाशय में 3 हार्मोन बनती है। कौन कौन? एस्ट्रोजन, प्रोजोस्टेरोन और रिलैक्सिन। मेरे साथ में बोलो, एस्ट्रोजन, प्रोजोस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजोस्टेरोन और रिलैक्सिन। बच्चों यही हार्मोन के साथ साथ यहाँ पे अंडाशय में, लड़कियों की अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होती है। इसका नाम क्या है? अंडाणु। अंडाणु का निर्माण होती है, अंडाणु का निर्माण होती है, यही अंडाणु का निर्माण होती है और इसी को बोलते हैं ओवम। ओवम। मादा जनन अंग के किस अंग में अंडाणु यानी ओवम का निर्माण होती है? तो अंडाशय में, ओवरी में। ठीक, अंडाणु का निर्माण होती है। जो मादा में, लड़कियों में जो अंडाणु का निर्माण होती है बच्चों, वह अंडाणु का साइज बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है साइज। किसकी अपेक्षा में? तो नर का स्पर्म यानी कि नर का शुक्राणु की अपेक्षा में ये बड़े होते हैं, बहुत बड़ा होता है साइज। किसका? अंडाणु का। ये अंडाणु का निर्माण हो गया। बता दें अंडाणु का निर्माण होने, अंडाणु का निर्माण होने के लिए कम से कम एज जो होनी चाहिए लड़कियों को, वो 12 साल होनी चाहिए। 12 साल, 12 साल अगर किसी का हो गया है तो वह अपने अंडाशय से अंडाणु का निर्माण कर सकती है, और होता ही है, ये प्राकृतिक दिन है, होगा ही होगा, अंडाणु का निर्माण हो गया। बच्चों ये जो अंडाणु है, यह अंडाणु को, इस अंडाणु को जाना है इस डिंबवाहिनी तक। कहाँ जाना है? डिंबवाहिनी तक इस अंडाणु को जाना है। कहाँ चला जाएगा? डिंबवाहिनी तक, डिंबवाहिनी तक, फैलोपियन ट्यूब तक। ये जो है ना, ये भारी होने के कारण अपने से नहीं जा पाती है। अंडाशय से जो अंडाणु का निर्माण हुआ है, वो भारी होने के कारण अपने से नहीं जा पाती है ज्यादा दूर तक, लेकिन हल्का फुल्का चल ही जाती है, चल ही जाएगी। अब देखो, किसी को कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा, नहीं कुछ खोना नहीं, पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अभी अंडाणु को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्राणु तो इधर से आएगा नहीं इतना दूर का, ये अंडाणु जो है वो आगे की ओर जाएगा। ये अंडाणु आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ के यहाँ पे चला जाएगा। कहाँ पे? डिंबवाहिनी में। अब यहाँ पे चला गया अंडाणु, अंडाणु जाके बैठा हुआ है।
और वेट करेगा किसका, नर का शुक्राणु का, वेटिंग फ्रॉम स्पर्म ऑफ द ऑफ किसका, मेल का स्पर्म का वेट करेगा, मेल का स्पर्म वेट करेगा। अगर मेल का स्पर्म इस अंडाणु के पास, इस ओवम के पास अगर आ गया, जैसे आ गया इस ओवम के पास, अंडाणु के पास कौन, शुक्राणु, नर का शुक्राणु, वो जाकर आपस में मिल जाएगा, आपस में जाकर मिल जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पे शुक्राणु, ये वाला अंडाणु का फिगर बनाए, इस अंडाणु जाकर कहाँ बैठा हुआ है, डिंब वाहिनी में। तब क्वेश्चन पूछेगा लास्ट मादा जनन अंग के किस अंग तक अंडाशय से बना हुआ अंडाणु कहाँ तक फाइनल जाकर पहुंच पाती है, तो कहाँ तक, डिंब वाहिनी तक। बाकी इसके पास औकात ही नहीं है ज्यादा दूर तक जाने तक, अगर ये चल जाएगा तो खत्म हो जाएगा, जा ही नहीं पाएगी, ये समझे लास्ट पोजीशन है यहाँ तक। अब ये यहाँ तक आ गया, अब आ जाने के बाद कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। जब जैसे डिंब वाहिनी में यहाँ पहुंचा, उधर से शुक्राणु आ गया, शुक्राणु आ गया। अब जैसे स्पर्म इसके पास पहुंचा, जैसे शुक्राणु इसके पास पहुंचा, मान लो कि ये डिंब वाहिनी में बनाए हैं अंडाणु, और इधर से शुक्राणु पहुंचा, ये शुक्राणु पहुंचा, ये क्या, जैसे इस अंडाणु के पास शुक्राणु पहुंचा तब जाकर मिल जाएगा, अंडाणु के पास जाकर शुक्राणु जाकर मिल गया। जैसे इस अंडाणु के पास शुक्राणु जो मिला ना बच्चों, अंडाणु के पास क्या मिला, शुक्राणु मिला, शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की ही प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन, निषेचन इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि निषेचन किसे कहते हैं, तो नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु को आपस में मिलने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, निषेचन। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, तब बोलना है कि द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट आर कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन इसे कहते हैं कि जब अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिल गया, तो मिलने के बाद जिस प्रक्रिया से मिलेगी वही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। जैसे अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिला, युग्मंज का निर्माण करेगा, युग्मंज का निर्माण करेगा, मतलब कुल मिला के समझिए, अंडाणु और शुक्राणु मिल गया तो छोटा सा बच्चे का निर्माण होगा, छोटा सा बच्चे का निर्माण। अब यही युग्मंज धीरे धीरे बड़ा होगा तो वह भ्रूण कहलाएगा, भ्रूण, इम्ब्रायो, भ्रूण कहलाएगा। भ्रूण किसको बोलेंगे, तो जब कोई भी बच्चे माँ की गर्भ में होती है तो वही बच्चे भ्रूण कहलाता है, इंग्लिश में इम्ब्रायो बोलते हैं। अब यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु जाकर मिल गए तो जाकर भ्रूण का निर्माण होगा, यही जाकर इस यूट्रस, इस गर्भाशय में जाकर जन्म आ जाएंगे, कौन कौन, अंडाणु और शुक्राणु। जैसे इसके पास आए, अंडाणु और शुक्राणु मिलने के बाद भ्रूण कहलाया, अंडाणु और शुक्राणु मिलने के बाद क्या कहलाए, भ्रूण कहलाए। अब भ्रूण जैसे बनाया, भ्रूण आकर गर्भाशय में आ जाएगा। अब जैसे गर्भाशय में आएगा, माँ का गर्भ में आएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना इस तरह करके लास्ट फाइनल 9 महीना तक बच्चे माँ की गर्भ में रहती है, और फाइनल 9 महीने के बाद फिर वह बच्चे की जन्म दे देती है। तो ये तो हुआ शॉर्ट कहानी ऊपर से। अब इसका पूरा डिटेल देखेंगे अंदर से खोल के, ना तो समझ में आ गया कि जब निषेचन किसे कहते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन बन जाएगा कि निषेचन किसे कहते हैं, तो मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु आपस में मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। और जब वही निषेचन जब हो जाती है तो वह युग्मंज का निर्माण करती है, और वही युग्मंज जब धीरे धीरे पलते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो भ्रूण का निर्माण कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन देखो कहाँ से जैक खकोटो पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि फीमेल में, मेल में कहाँ से होगा निषेचन, मेल में नहीं होगा, किसमें होगा, फीमेल में होगी। अब फीमेल में क्वेश्चन पूछेगा कि मादा में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ हो रही थी, तब कहाँ बोलिएगा, है पावर, बताओ, समझ गए, नहीं पढ़ रहा तुम लोग अच्छा से। देखो ध्यान से कि यहाँ से शुक्राणु एंट्री करेगा और जाकर इस अंडाणु के पास मिलेगा, तो मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है, डिंब वाहिनी में, मतलब अंडवाहिनी में। यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होगा, युग्मंज बनेगा और या यूट्रस गर्भाशय में आएगा, 9 महीने तक बच्चे पलेंगे और फिर डिलीवरी हो जाएगी। इतना तो ऊपर से हुआ, इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो अब आगे बढ़े, अब आगे देखते हैं। देखिए अब कहानी में इंटरेस्ट अब है, वो तो केवल टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब चलिए देखिए बच्चों, ये जो अंडाणु का जो निर्माण होती है, ध्यान से यहाँ से देखिएगा तो बाउंस कर जाएगा, हम स्लो स्लो बता रहे हैं। ये जो है मादा के अंडाशय में, इस अंडाणु को बनने के लिए बच्चों, इस अंडाणु को बनने के लिए 7 दिन का समय लगता है, मतलब 1 सप्ताह का समय लगता है। इस अंडाणु को बनने के लिए 1 सप्ताह का समय लगता है। 1 सप्ताह में यह बन के तैयार हो जाता है, लेकिन छोटा रहता है। ये बन के तैयार तो हो गया, अब इस अंडाणु को फाइनल जाना है कहाँ पे, डिंब वाहिनी के पास। क्यों जाना है, ताकि वहां से वेट करेगा, किसका, वेटिंग फ्रॉम स्पर्म, स्पर्म शुक्राणु को वेट करेगा। अगर शुक्राणु आएगा तो मिलेगा, नहीं आएगा खत्म हो जाएगा। अब इस अंडाणु को बनने के लिए 7 दिनों का समय, मतलब 1 सप्ताह का समय लगता है।
दूसरी चीज, इस अंडाणु को डिंब वाहिनी तक, इस जगह तक जाने के लिए फिर 1 सप्ताह का समय लगता है। मतलब वहां 1 सप्ताह में बनता है, दूसरा सप्ताह में डिंब वाहिनी तक पहुंच जाता है। तो दूसरा सप्ताह में कहां तक पहुंचा? डिंब वाहिनी तक पहुंच गया, बना हुआ अंडाणु डिंब वाहिनी तक पहुंच गया। लेकिन जो दूसरे सप्ताह में यहाँ पे पहुंचे हैं ना डिंब वाहिनी तक, अंडाणु को इस डिंब वाहिनी तक जाने में कितना सप्ताह लगेगा? 1 सप्ताह, मतलब 1 और 1 2 सप्ताह। दूसरा सप्ताह में अंडाणु यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन जो अंडाणु यहाँ पे जाएगा ना बच्चों, वो पूरा मैच्योर अंडाणु नहीं रहेगा। मैच्योर कहने का मतलब स्वस्थ अंडाणु नहीं रहेगा, इसको कोई चीज का ज्ञान नहीं रहेगा। उधर से शुक्राणु आएगा तो मुंह देगा जो ना मिल बुझू, क्यों? क्योंकि अनमैच्योर है। अब इस अनमैच्योर होने के कारण शुक्राणु से नहीं भी मिलता है। दूसरा सप्ताह में तो वहां पहुंच गया डिंब वाहिनी तक, लेकिन तीसरा सप्ताह में क्या होता है? तीसरा सप्ताह में क्या होता है कि यह जितने भी अंडाणु इस डिंब वाहिनी के पास पहुंचे हैं, सारा अंडाणु एकदम पूरा मैच्योर हो गया। आई एम रेडी फॉर बर्थ ऑफ चाइल्ड। मैं बच्चे मैं बच्चे जन्म देने के लिए तैयार हूं। अब तैयार है कब? तीसरा सप्ताह वाला अंडाणु पूरा एकदम मैच्योर है, एकदम पूरा रेडी है कि कोई भी शुक्राणु आएगा तो हम उससे मिल जाएंगे, और मिल लेंगे तो फिर बच्चे का निर्माण हो जाएगा। लेकिन तीसरे सप्ताह वाला अंडाणु तो मैच्योर है, पूरा एकदम कंप्लीट मैच्योर है। लेकिन जब तीसरा सप्ताह गुजरने लगता है, एंट्री कर जाती है चौथे सप्ताह का, चौथा नंबर सप्ताह आने लगता है। जैसे 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 चौथा सप्ताह आने लगते हैं, यह अंडाणु मरने लगता है। अंडाणु जैसे जैसे चौथे सप्ताह आने लगते हैं, यह अंडाणु मरने लगते हैं। अब देखो ना, पहला सप्ताह में अंडाणु बनना स्टार्ट किया, बन गया, तो बच्चों यही मरा हुआ अंडाणु जो है वो ब्लड के माध्यम से, मतलब खून के माध्यम से लड़कियों में या रिस के बाहर आने लगता है। किसके माध्यम से? वेजाइना के माध्यम से, मतलब योनि के माध्यम से यही ब्लड धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है। तो ब्लड बाहर आता है कि मरा हुआ अंडाणु बाहर आता है? मरा हुआ अंडाणु बाहर आता है। किसके साथ मिलके? ब्लड के साथ मिलके। अब इसको बाहर आने के लिए, मरा हुआ अंडाणु को बाहर आने के लिए, इस योनि से, वेजाइना से बाहर आने के लिए इसको कम से कम का जो समय लगता है वो लगभग 5 से 6 दिन लगता है। 5 से 6 दिन के बाद मरा हुआ अंडाणु फिर बाहर आ जाएगा। मरा हुआ अंडाणु किसके माध्यम से बाहर आएगा? ब्लड के माध्यम से बाहर आ जाएगा। तो बच्चों ये जो 5 से 6 दिन लगता है इस मरा हुआ अंडाणु को खून के माध्यम से बाहर आने के लिए, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, CYCL, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसको ही शॉर्ट नेम दिया जाता है MCL, मतलब एमसिल। अब एमसिल का ही पूरा नाम क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब समझ में आ रहा है ना कि मरा हुआ अंडाणु खून के माध्यम से योनि के द्वारा बाहर निकलता है धीरे धीरे करके। कितने दिनों तक? 5 से 6 दिनों तक इसको लग जाती है, लगभग 1 सप्ताह, इसको भी मान लो 1 सप्ताह लग जाता है इसको बाहर निकलने के लिए। अब मरा हुआ अंडाणु पूरा जब 5 से 6 दिन के बाद निकल जाता है बाहर, तो फिर स्टार्ट होता है उसका अगला महीना, और इसी को शॉर्ट में एक और बोलते हैं पीरियड्स, कि पीरियड्स स्टार्ट है, पीरियड्स बंद है, या पीरियड्स चालू है। इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही क्या बोलते हैं? पीरियड्स। अब ये जो अंडाणु, मरा हुआ अंडाणु, कंप्लीट मरा हुआ अंडाणु बाहर निकल गया, तो फिर से तो अंडाणु बनना चाहिए। तो पहला फिर जब कंप्लीट मरा हुआ अंडाणु बाहर निकल जाएगा, तो फिर उसका अगला महीना के पहला सप्ताह में, जिस दिन उस गर्ल्स का पीरियड्स खत्म हुई, उस मान लो कि आज उनका पीरियड्स खत्म हुई, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया, तो अगला दिन से 7 दिनों तक फिर अंडाणु का निर्माण होगा। और अगर ई साइड अंडाणु बना था ना, तो अगला महीना ये साइड बनेगा, तो उस साइड बनवा दिया, अगर किन साइड बनेगा? ई साइड बनेगा। मतलब एक तरफ लेफ्ट साइड तो दूसरी तरफ राइट साइड, मतलब एक तरफ का नहीं, मतलब पहला महीना बाया तरफ तो दूसरा महीना दाया तरफ। अब ये पूछेगा कोई लड़का, सर कौन महीना में कौन तरफ बनेगा वो बताइए। अरे बैल कहेगा, तो हम उसको कैसे बताएंगे? मुझे जाके पूछो अपना बहन से, तब बताएगी। तब ये महीना में एक तरफ तो दूसरा महीना में एक तरफ। मान लो कि एक बार अंडाणु बाहर निकल गया, तो फिर से अंडाणु बनेगा। अगर बाया तरफ बना है तो अगर कौन तरफ बनेगा? दाहिना तरफ बनेगा। अगर मान लो कि तो पीरियड्स खत्म होने, आज खत्म हुई पीरियड्स, तो कल से अंडाणु बनना स्टार्ट, तो 1 सप्ताह लगेगा इसको अंडाणु बनने में, फिर 1 सप्ताह लगा अंडाणु बनने में, फिर बना हुआ अंडाणु कहाँ जाएगा? डिंब वाहिनी में। 1 सप्ताह लग जाएगा फिर उसको डिंब वाहिनी में पहुंचे हुए। अब क्या दूसरा सप्ताह में भी तो तत्काल बना है, और तत्काल पहुंच गया, तो क्या मैच्योर है? मैच्योर एकदम नहीं। तो दूसरा सप्ताह में यह पहुंच गया डिंब वाहिनी। अब तीसरा सप्ताह में पूरा मैच्योर हो गया। आई एम रेडी फॉर अटैक ऑफ स्पर्म, मैं स्पर्म के साथ अटैक करने के लिए तैयार हूं। अब यह स्पर्म जब तीसरे सप्ताह में पहुंचेगा,
तब जाकर आपस में मिलेगा। लेकिन तीसरा सप्ताह तक वेट किया यहाँ तक, फिर चौथा सप्ताह आ गया, फिर कोई शुक्राणु नहीं आया, फिर बेचारी का यह अंडाणु मर गया। अब फिर अंडाणु मरा तो फिर यह मरा हुआ अंडाणु इस साइड वाला ब्लड के रास्ते से बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, वेजाइना के माध्यम से, योनि के माध्यम से एकदम बाहर चला जाएगा। तो अब इस मरा हुआ अंडाणु को फिर बाहर जाने के लिए कितना दिन लगेगा, 5 से 6 दिन। तो अगर 5 से 6 दिन के बाद फिर तो ई साइड वाला खत्म हो गया मरा हुआ अंडाणु, अब फिर कौन साइड स्टार्ट होगा, फिर ई साइड, फिर ई साइड पूरा कंप्लीट हो गया तो फिर ई साइड, फिर ई साइड कंप्लीट हुआ तो ई साइड, फिर इस तरह बारी बारी करके कभी एक तरफ तो कभी दूसरे तरफ, कभी दूसरे तरफ तो कभी पहले तरफ, इस तरह करके बारी बारी से लड़कियों में पीरियड्स जो मरा हुआ अंडाणु निकलती है अंडाशय से, वो बारी बारी से निकलती है। उसको निकलने के लिए 5 से 6 दिन लगती है। तो कभी एक तरफ तो कभी दूसरे तरफ, कभी दूसरे तरफ तो कभी पहले तरफ, ये एक चक्र चलती है, चक्र। और चक्र को इंग्लिश में बोलते हैं साइकिल। और क्या चीज का साइकिल चल रहा है भैया, तो मरा हुआ अंडाणु को खून के रास्ते से वेजाइना के माध्यम से बाहर निकलने का, यही है ना प्रक्रिया, और इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल्स। तो किसका चक्र चल रहा है, इसी का ना, तो कभी एक तरफ तो कभी दूसरे तरफ, इसलिए इसका नाम पड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल। छोटा करके अगर इसको फुल फॉर्म में बोलेंगे तो एमसीएल, एमसिल, और इसको और शॉर्ट में देहाती भाषा में इसे पीरियड्स कहा जाती है। ये हुआ। लेकिन अब जरा देखिए गलतियां कहां हो जाती कि मान लो, पूरा बताइए देते हैं, पूरा बताइए देते हैं। अब मान लीजिए कि किसी गर्ल्स का ये साइड अंडाणु बना, किसी गर्ल्स का ये साइड अंडाणु बना, ठीक। अब ये अंडाणु पहला सप्ताह में बना, दूसरा सप्ताह में यही अंडाणु कहाँ चल जाएगा, डिंब वाहिनी के पास। अब यही अंडाणु डिंब वाहिनी के पास चला गया दूसरा सप्ताह में, और तीसरा सप्ताह में कहाँ जाएगा, तीसरा सप्ताह में कहाँ जाएगा, तो तीसरा सप्ताह में यहीं पे रहेगा लेकिन पूरा मैच्योर हो जाएगा, और चौथा सप्ताह में मर जाएगा। आप अगर मेरी बातों को नेगेटिव नजर से नहीं देख रहे होंगे मेरी बताई हुई चीजों को, तो आपके लिए बहुत फायदा है। क्यों, क्योंकि बहुत इसका मिसयूज होता है। जरा देखिए, मेरी अगर कोई बहन देखते होंगे तो इसका गलत नजरिए से नहीं देखिएगा, क्योंकि हम पढ़ाने की पर्पज से बता रहे हैं। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट अंडाणु का जो निर्माण हुआ वो पहला सप्ताह में हो गया, दूसरा सप्ताह में यही अंडाणु जाकर यहाँ मिला, तीसरा सप्ताह में परिपक्व हुआ, और चौथे सप्ताह में पूरा मैच्योर हो गया। आप जरा बताइए, कोई गर्ल्स है, मान लीजिए कि फिगर जो बनाए कोई गर्ल्स का बनाए, और इस गर्ल्स का मान लीजिए कि आज ही इसका पीरियड्स खत्म हुई, जो कि इस जो गर्ल्स है, इस जो लड़की है, जो बहन है, सिस्टर है, इसका पीरियड्स आज ही खत्म हुआ है। अब आज ही खत्म हुआ है तो एक सप्ताह तो इसको अंडाणु को बनने में लगेगा, एक सप्ताह, ध्यान से समझिएगा तो बाउंस कर जाएगा, एक सप्ताह तो इसको अंडाणु बनने में लगेगा। दूसरा सप्ताह में क्या होगा बच्चों कि इसका अंडाणु जो है वो अंडाशय से धीरे धीरे कहां ट्रांसफर होगा, दूसरे सप्ताह में डिंबवाहिनी, अंडवाहिनी के पास। और तीसरा सप्ताह में जो होता है बच्चों एकदम पूरा मैच्योर हो जाएगा, कंप्लीट एकदम पूरा यंग हो जाएगा। अब वेट करेगा तो ओनली फॉर ओनली वेट करेगा शुक्राणु का। अब शुक्राणु वेट किया और शुक्राणु जब मिल गया इस तीसरे सप्ताह में तो फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा, तो वह बच्चे को जन्म दे सकती है। चौथे सप्ताह में फिर वह मरने लगता है अंडाणु, फिर 5-6 दिन तक लगातार मरा हुआ अंडाणु ब्लड के रास्ते से बाहर निकल जाती है। मान लो बच्चों कि कोई गर्ल्स है, उसका पीरियड्स आज ही खत्म हुआ है, आज ही। तो अगर जिस दिन उस गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स खत्म हुई है उसका अगला से 7 दिन तक अगर कोई वह गर्ल्स किसी बॉयज या किसी पुरुष के साथ अगर संबंध बनाती है, किस दिन कि उसका पीरियड्स खत्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के पहला वीक में अगर वह किसी पुरुष या किसी बॉयज के पास संबंध बनाती है तो उससे कोई नुकसान नहीं। क्यों नहीं नुकसान है बच्चों, क्योंकि पहला सप्ताह में उसका अंडाणु कहां पे बन रहा होता है, इस अंडाशय के पास। लेकिन अगर पीरियड्स के दूसरे सप्ताह में अगर किसी बॉयज के साथ संबंध बनाती है, पीरियड्स के दूसरे सप्ताह में, क्या बोले, पीरियड्स के दूसरे सप्ताह में अगर वह किसी बॉयज के पास संबंध बनाती है तो 50% चांस है कि वह प्रेग्नेंट हो सकती है। क्यों, क्योंकि एक सप्ताह तो यहां लगेगा, एक सप्ताह, दूसरा सप्ताह में सारा अंडाणु कहां चल जाएगा, इस डिंब वाहिनी के पास। लेकिन दूसरा सप्ताह वाला अंडाणु क्या मैच्योर है, नहीं मैच्योर है, जरा मैच्योर है, हल्का फुल्का मैच्योर है। लेकिन तीसरा सप्ताह वाला अंडाणु तो पूरा कंप्लीट मैच्योर है, पूरा एकदम युवा हो गया, एकदम जवान है। तो तीसरा सप्ताह में अगर कोई गर्ल्स किसी बॉयज के पास संबंध बनाती है, कोई सिस्टर किसी, और वो भी जाकर कहां वेट करेगा, इस डिंब वाहिनी में, अंडवाहिनी में। अगर वह बेचारी तीसरा सप्ताह में किसी के साथ संबंध बनाती है, किसी बॉयज के साथ, तो 99.9% फिक्स है कि वह जो गर्ल्स है वह प्रेगनेंसी धारण कर लेगी, मतलब वह अपने गर्भ में बच्चे को पालने के लिए तैयार हो जाएगी। क्यों, क्योंकि तीसरे, इसलिए हम बोलते हैं कि पीरियड्स आने के तीसरे सप्ताह में, पीरियड्स अगर खत्म हुई है आज और पहला सप्ताह नहीं, दूसरा सप्ताह नहीं, तीसरा सप्ताह में किसी के साथ अगर कोई भी गर्ल्स अगर बॉयज के साथ संबंध बनाती है तो 99.9% वह गर्ल्स जो है वह प्रेग्नेंट होने की उसकी संभावना है। लेकिन
अगर वही चौथे सप्ताह में पीरियड्स, चौथा सप्ताह में अगर किसी बॉयज के पास संबंध बनाती है तो कोई चांस ही नहीं है कि वह प्रेगनेंसी धारण करेगी। क्यों? क्योंकि चौथा सप्ताह में अंडाणु मरने वाला रहता है, और मरा हुआ अंडाणु कभी शुक्राणु से मिलेगा तो कौन फायदा? कोई फायदा नहीं। अभी मर गया तो खत्म हो गया। तो ज्यादातर किस पीरियड्स आने के किस सप्ताह में लड़कियों को ज्यादा डर रहता है प्रेग्नेंट को धारण, अपने गर्भ में बच्चे को पालने के लिए किस सप्ताह में ज्यादा डर रहता है? तो ज्यादातर डर रहता है वो तीसरा सप्ताह में रहता है, और तीसरा सप्ताह में थोड़ा सा, उससे कम किसमें? दूसरा सप्ताह में। इसलिए अगर किसी गर्ल्स की पीरियड्स आती है तो पीरियड्स आने के पहला सप्ताह में मिले, अगर मान लो कि पहला सप्ताह में कोई बॉयज के साथ संबंध बनाए तो पहला सप्ताह में तो अंडाणु बनिए रहा है तो यहीं तक शुक्राणु आता है तो यहाँ पे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरा सप्ताह में तो चल गया है, तो दूसरा सप्ताह में चांस है कि प्रेग्नेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन तीसरा सप्ताह में कंप्लीट 99.9% चांस है कि हो सकती है। तो चौथा सप्ताह में हो ही नहीं सकती। कब हो ही नहीं सकती? क्यों? क्योंकि तो पूरा अंडाणु मरा हुआ रहता है। अब इसके लिए इस्तेमाल कि अगर कोई भी गर्ल्स हो या कोई भी अगर कोई मान लो मैच्योर गर्ल्स हो, माँ हो, बहन हो, अगर ये सब अगर कोई चाहती है या चाहता है कि हम अपने प्रेग्नेंट मतलब हम कोई अगर गर्ल्स या कोई बॉयज अगर चाहते हैं कि मतलब क्या बोले, कोई अगर गर्ल्स अगर चाहते हैं कि हम प्रेग्नेंट मतलब अपने गर्भ में बच्चे को ना पलने दें, तब उसके लिए एक डिवाइस आता है, उसे बोलते हैं ओसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो लड़कियों के लिए जो सबसे मेन डिवाइस होता है जो कि उनके गर्भ में बच्चे को ना पलने देगा, उसका नाम है कॉपर टी। उसका नाम है कॉपर टी। और लड़कों के लिए, गर्ल्स के लिए ये है, और लड़कों के लिए मतलब बॉयज के लिए जो है वो बॉयज के लिए है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आप लोग अपने मोबाइल में सर्च मार के देखिएगा कि बॉयज के लिए कौन सा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, सारा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आ जाएगा। यहाँ पे बहन लोगों में क्या है? कॉपर टी। कॉपर टी का इस्तेमाल कीजिए, आप कभी नहीं प्रेगनेंसी को धारण करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई जो गर्ल्स होती है वह बिना उनका शादी, उस गर्ल्स का शादी मैरिज हुआ ही नहीं, और वह किसी बॉयज के साथ संबंध बना लेती है, और संबंध बनाने के बाद क्या होता है, वह बेचारी प्रेगनेंसी धारण कर लेती है, मतलब अपने गर्भ में बच्चे उनके गर्भ में पलने लगता है। तब क्या होता है, उनका डर हो जाता है कि अब हम तो करे क्या। वो अपनी माँ बाप को पगड़ी नीचे गिराने लगती है कि कैसे, अगर आखिर हुआ तो हुआ क्या, आखिर हम इसको अगर इस तरह से बढ़ता चला जाएगा तो हम अपने समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे लायक रहेंगे। तब उसके लिए क्या करते हैं लड़कियां, मेडिसिन की यूज करते हैं। मेडिसिन मतलब दवा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दवा को खाने से बहुत नुकसान है। पहला नुकसान कि अगर कोई लड़कियां शादी से पहले अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो अपने प्रेगनेंसी को छिपाने के लिए, दूर करने के लिए अगर कोई दवा का इस्तेमाल करती है, तब सबसे पहले जो अटैक करेगा यह दवा, वो आपका जो गर्भ में जो बच्चेदानी होती है जिसमें बच्चा पलता है, वह बच्चेदानी को, थैला को जला देगा। वो थैला को ही जला देता है, थैला को ही मार देता है। और जब थैला को मार देगा तो बच्चा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई नहीं रहेगा ना। यह जो थैला मतलब यह जो थैला होता है जिसमें बच्चा पलता है, वो थैला रे, इसमें देखिएगा आप लोग कि गाय जब बच्चा देती है ना तो उसका जो लेरू होता है, लेरू उसके बगल बगल में लार टाइप से रहता है, प्लास्टिक टाइप से लारा जिसको गाय गोरू सब चाट के खत्म कर देती है। तो वो जो वही होता है जो सेफ्टी प्रदान करता है, वो जो होता है जो लारा टाइप से रहता है उसको इम्यूटिक बोलते हैं। इम्यूटिक सेल मेम्ब्रेन, मतलब इम्यूटिक से बनी होती है, वही जो लारा टाइप से रहता है जिसके गाय चाट के खत्म कर देती है, उस सारा में होता है। बच्चे, बकरी भी देखिएगा ना, बकरी भी जब बच्चे जन्म देगी, पठरू को, तो उनसे भी जो लारा टाइप से रहता है वो इम्यूटिक का बना होता है, इम्यूटिक उसको बोलते हैं, और वो भी चाट के खत्म करती है। तो हम लोग भी जब माँ के घर में होते थे तो भी हम लोग के ऊपर भी लार टाइप से रहेगा, और हम लोग माँ के कहाँ पे पलते थे, गर्भ में पलते थे, उसी थैला में। वही दवा जो होती है उस थैला को मार देती है, जला देता है। और जब थैला जल जाएगा तो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खतरनाक होती है जो सब चीज को जला देगा। तो वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फिर बच्चे को मार देता है, और जब बच्चे मार देता है तो वह गर्ल्स कभी माँ बन ही नहीं सकती। क्यों? इसलिए बच्चों, आप लोग कोई मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ऐसा गलत काम मत कर दीजिएगा ताकि अपने मम्मी पापा का नाम नीचे की ओर डूब जाए। तो ऐसा काम कभी नहीं करना है। दवा का इस्तेमाल एकदम नहीं, कॉपर टी का इस्तेमाल सबसे बेस्ट उपाय। उसके बाद जो होती है बच्चों, ये जो 3 हार्मोन है, इस तीनों हार्मोन का तो काम ही नहीं बताए थे। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है बच्चों, उसका काम है इस अंडाशय में अंडाणु को निर्माण करना। दूसरी चीज, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है कि जो माँ का गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ना, उसको देखभाल करना, एकदम सेफ्टी प्रदान करना। सबसे पहले माँ की गर्भ से जो बच्चे बाहर निकलते हैं वेजाइना के द्वारा, वो सबसे पहले माथा आती है,
मूड़ी। और हमारे शरीर की माँ के गर्भ में जब हम लोग पलते हैं तो सबसे पहले दिल बनता है, दिल मतलब हार्ट, हृदय, हृदय बनता है, हृदय। सबसे पहला अंग कौन सी बनती है? हृदय। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है कि माँ का गर्भ में हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, वहीं पे देखभाल करने का काम कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। लेकिन रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या है बच्चों? कि जब माँ के गर्भ में हम बच्चे पलते हैं तब उस बच्चा का 9 महीना कंप्लीट हो जाता है तो वह बच्चे बाहर निकलते हैं वेजाइना के द्वारा, माँ का योनि के द्वारा। तो योनि को मांसपेशियों को फैलाने का काम, वेजाइना को फैलाने का काम कौन करता है? ताकि बच्चे बाहर निकल सके, वही रिलैक्सिन हार्मोन। तो फिर बाहर निकल गया तो उसे नॉर्मल डिलीवरी कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हुआ है। लेकिन अगर उनका वेजाइना फैल नहीं रहा है, उनका योनि फैल नहीं रहा, माँ का योनि अगर फैल नहीं रहा है, इसका मतलब आपका शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन कम है। अब कम है तो वो फैलेगा, वेजाइना फैलेगा नहीं, जिससे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। तब डॉक्टर लोग के पास जाइएगा, तब वहां पे इसको कटिंग करेगा। कटिंग करने के बाद क्या होगा? उसके बच्चे को बाहर निकालेगा, तो जिसे उसके बोलते हैं कि बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बड़ा ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं। अब ये बड़े, लेकिन जब कोई माँ का गर्भ में बच्चे पलते रहते हैं तो उनको चेकअप के लिए कि उनके बच्चे जो है वो स्वस्थ है कि नहीं, चेकअप के लिए जाते हैं। और चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर लोग उसको बोलते हैं कि हाँ स्वस्थ तो है, लेकिन उसको एक और टैबलेट दे देता है, क्योंकि डॉक्टर लोग को लूटना है, डॉक्टर लोग को लूटना है। अब लूटने के लिए एक टैबलेट देते हैं, जिस टैबलेट का नाम है रिलैक्सिन टैबलेट। अब रिलैक्सिन टैबलेट का काम क्या है? तो रिलैक्सिन टैबलेट का काम है रिलैक्सिन हार्मोन को कम करना। और रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या था? कि माँ की जो योनि होती है उस योनि की मांसपेशियों को फैलाना ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। लेकिन वही रिलैक्सिन टैबलेट जब वह माँ खाएगी तो रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो डॉक्टर लोग पैसे कमाने के लिए एक दवा देती है जिसको बोलते हैं कि इसको बड़ा चाव से खाना, तब वह महिला बड़ा चाव से खाती है। अब चाव से खाओ, अब चाव से खाने के बाद रिलैक्सिन हार्मोन तुम में गए हो, ऊपरी से खत्म हो गए, अब रिलैक्सिन हार्मोन खत्म, तो जाओ भैया तुम नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, फिर कौन सा डिलीवरी होगा? फिर बड़ा ऑपरेशन से बच्चे निकलोगे। अब बड़े ऑपरेशन से 3 ही बार बच्चे हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं। उसके बाद फिर तो फिर चौथे बार में तो फिर तुम माँ बचेगी, तो फिर बच्चे बचेगी। लेकिन जब किसी मेल को, किसी फीमेल को अगर मान लीजिए कि जितना बच्चे का जरूरत था उतना बच्चा कंप्लीट हो गया, तब उसके लिए क्या करते हैं? ऑपरेशन करवाते हैं। ऑपरेशन होता है कि नहीं, जिसके बाद बच्चे हो ही नहीं सकता। तो ऑपरेशन में इस माँ का कौन सा भाग कटिंग किया जाता है? जरा सोचिए कि यहाँ से अंडाणु का निर्माण हुआ, अब यह अंडाणु कहाँ जाएगा? डिंब वाहिनी में। तो अगर यहाँ पे हम कटिंग कर दिए बच्चों, तो कटिंग कर दिए ऐसे, तो क्या यह अंडाणु यहाँ तक आ पाएगा? यह अंडाणु यहाँ तक आ पाएगा? यहाँ तक आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अब नहीं आ पाएगा तो इधर से शुक्राणु भी जो जाएगा, तो क्या शुक्राणु इसके पास मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कटिंग किया हुआ है, और कटिंग किया हुआ है तो शुक्राणु नीचे गिर जाएगा, और लाइसोसोम पाया जाता है, उसे मार के खा जाएगा। तो यह शुक्राणु कभी अंडाणु से मिल ही नहीं सकता है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे कटिंग कर दी, ऑपरेशन कर दी। तो ऑपरेशन करने के बाद क्या यह अंडाणु शुक्राणु से मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। क्या बच्चे का निर्माण होगा? कभी नहीं होगा। तो ये हुआ डिटेल कहानी मादा का जनन अंग का। अब जरा समझते हैं कि जुड़वा कैसे होते हैं बच्चे। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? तो मान लो कि यह माँ का अंडाशय है, अंडाणु है। अब यहाँ से शुक्राणु आया इसके पास, एक शुक्राणु आया इसके पास, एक ही शुक्राणु पहुंचा, और यह शुक्राणु इसके अंदर घुस गया। जैसे इसके अंदर शुक्राणु घुसागा ना, यह माँ का अंडाणु अपने आप में लॉक कर देगा। एक शुक्राणु घुसा तो दूसरा शुक्राणु घुस ही नहीं सकता है। ठीक से, क्यों? क्योंकि एक शुक्राणु घुसने के बाद अंदर से लॉक। अब यह शुक्राणु अंदर में घुसा, अंदर में उसके साथ मिलेगा, अंडाणु के साथ मिलेगा, तब मिलने के बाद बच्चे का निर्माण होगा। लेकिन यही जो अंडाणु होता है ये बीच में फट जाता है। अब बीच में फट गया तो एक ये तरफ बना और एक ये तरफ बना, तो एक ये तरफ बना, एक ये तरफ बना, लेकिन एक ही तो शुक्राणु आया था। तो एक ही शुक्राणु आया था तो हो सकता है कि अच्छा 2 को बना तो 2 बच्चा होगा। अब हो सकता है कि एक ही शुक्राणु आया था तो हो सकता है कि दोनों गर्ल्स होगा, तो फिर दोनों बॉयज होगा। ठीक से, तो फिर गर्ल्स, तो फिर बॉय। लेकिन एक अंडाणु के पास 2-2 शुक्राणु आया, एक अंडाणु के पास 2-2 शुक्राणु आ गया, तो हो सकता है कि ये शुक्राणु एक्स वाला होगा और ये शुक्राणु वाई वाला होगा। तो फिर हो सकता है कि ये दोनों एक्स वाला होगा, तो फिर हो सकता है कि ये दोनों वाई वाला होगा। अगर दोनों वाई वाला हुआ शुक्राणु तो 2 जो बच्चे होंगे वो दोनों लड़के होंगे। लेकिन अगर एगो एक्स वाला गया और एक वाई वाला गया तो एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। अगर दोनों एक्स वाला गया तो दोनों लड़की होगी। अब कोई पूछेगा कि सर इसमें शकल एक जैसा कि इसमें शकल एक जैसा? बचवा यहाँ पे शुक्राणु एक एक है। अब एक ही शुक्राणु 2 अलग अलग भागों में टूटा है ना, तो यहाँ पे बच्चा एक जैसा, जिसे बोलते हैं ट्विंस, जुड़वा बच्चे हो गए। यहाँ पे भी जुड़वा होगा, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग शुक्राणु जा रहा है ना, तो पहला शुक्राणु का गुण अलग होगा, दूसरा शुक्राणु का गुण अलग होगा। तो यहाँ से जुड़वा बच्चे तो होंगे लेकिन एक जैसा चेहरा नहीं मिलेगा। लेकिन एक ही शुक्राणु अगर अंडाणु के पास मिला, दोनों फट गया, तब यहाँ पे जुड़वा बच्चे हो ही जाएंगे। पिक्चर में जुटू दिखाता है, एक जुड़वा बच्चा को मारा तो दूसरा को चोट लगा, एक के साथ दिल के दर्द हुआ तो दूसरे के साथ हुआ, ये सब नहीं होता है। जुड़वा बच्चों के दोनों अगर जुड़वा बच्चे हैं तो दोनों सब चीज सेम रहेगा, लेकिन फिंगरप्रिंट और आंख का आइरिस जो होता है काला काला, वो दोनों अलग ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये हुआ कंप्लीट मादा जनन अंग की कहानी। अब इसमें एक भी पॉइंट छूटा होगा तो आप हमके कमेंट में बताइए, हम आपको फिर से बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।